पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई के बाद अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। जंग जैसे हालात पाकिस्तान और तालिबान के बॉर्डर पर बन चुके हैं। ये देश कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। ऐसे वक्त में क्या इन देशों को लड़ना चाहिए? जब गाजा के अंदर इजराइल तबाही मचा रहा हो, ऐसे में गाजा का साथ देने की बजाय ये देश आपस में ही लड़े जा रहे हैं। क्या होगा इन मुस्लिम देशों का समझ नहीं आ रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच क्यों लड़ाई हुई है, कैसे हालात इस वक्त है, वहां पर इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको यमन की तरफ लिए चलते हैं। कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक यमन के अंदर जो जमीनी सेना है वहां पर ईरान और हिजबुल्लाह के सैनिक तैनात हैं। हिजबुल्लाह और ईरान के सैनिक जमीन पर तैनात हैं, वहीं हुतीस की जो सेना है वो समुद्र में तैनात कर दी गई है। हुतीस के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो समुद्र में भी तैनात हो सके और जमीन पर भी तैनात हो सके। इसलिए यमन के जमीन पर ईरान और हिजबुल्लाह के सैनिक तैनात हैं, वहीं समुद्र में हुतीस की सेना तैनात है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं और वाकई में यार लग तो ऐसा ही रहा है। हुतीस डट कर जो सामना कर रहे हैं अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल का समुद्र में, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी है। वहीं दोस्तों हमास के टॉप लीडर एक बड़ा डेलीगेशन रूस के अंदर पहुंचा है और उसने मॉस्को के अंदर रूस के अधिकारियों से मुलाकात की है। आपकी स्क्रीन पर यह जो फोटो नजर आ रहा है इसमें हमास का डेलीगेशन है और साथ में रूस के उप विदेश मंत्री भी हैं। हमास को रूस का भी अंदर अंदर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। सामने दिखाई भले ही ना देता हो, लेकिन रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश जो हैं वो हमास और हुतीस को अच्छा समर्थन दे रहे हैं, अंदर अंदर काफी मदद कर रहे हैं। इसीलिए कल हुतीस ने कहा था कि हम रूस और चाइना के जहाजों की गारंटी लेते हैं कि लाल सागर में उनके जहाजों को ना हम टच करेंगे ना कोई दूसरा टच करेगा। यूएई ने भी कई सारे हमले किए थे, जो भाड़े के सैनिक लाल सागर में भेजे हैं। यूएई ने रूस के जहाजों पर कई सारे हमले किए थे जिसका इल्जाम हुतीस के ऊपर आया था। रूस और चाइना जैसे देशों के जहाजों पर यूएई अपने भाड़े के सैनिकों से हमले करवाकर हुतीस के खिलाफ करना चाह रहा था, लेकिन हुतीस ने गारंटी ले ली कि आपके जहाजों को लाल सागर में कोई भी टच नहीं करेगा, आराम से आपके जहाज लाल सागर को पार करेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये यूरोपीय यूनियन के प्रमुख जोसेफ बोरेल हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा है कि हमास को बनाने वाला इजराइल ही है। हमास संगठन जिस वक्त गाजा के अंदर बनकर तैयार हुआ था उस वक्त इजराइल ने ही हमास को फंडिंग दी थी और हमास को इजराइल ने ही बनाया था। इन्होंने दावा किया कि हमास को इजराइल ने उस वक्त इसलिए फंडिंग करके तैयार किया था क्योंकि इजराइल का इरादा फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कमजोर करने का था कि हमास को हम गाजा के अंदर तैयार कर देंगे तो हमास फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कमजोर कर देगा। जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है उसको कमजोर करने के लिए इजराइल ने ही हमास को बनाया था, लेकिन अब हमास उल्टा इजराइल को डस रहा है। दोस्तों इस तरह के दावे पहले भी कई सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू इन सारे दावों को हमेशा खारिज करता चला आया है कि हमने हमास को कभी भी फंडिंग नहीं दी है और ना ही हमने हमास को गाजा के अंदर पनपने दिया है। हमास संगठन गाजा के अंदर अपने आप ही पनपा है और इसको अरब देशों से फंडिंग मिली है। हमने हमास को किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं दी है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के ये विदेशी मामलों के ये प्रमुख हैं, इन्होंने ये बड़ा दावा किया है। क्या ये कोई चाल है हमास को नीचा दिखाने की? क्या लोगों की नजर में हमास को बुरा बनाने का ये कोई नया पैतरा फेंका है यूरोपीय यूनियन ने कि हमास के बारे में इस तरह की बातें करें तो लोगों की नजर में हमास बुरा बन जाए और लोग ऐसा सोचने लगे कि देखिए हमास तो इजराइल का ही संगठन है, फिलिस्तीन की वो रक्षा क्या ही करेगा, वो तो अपने मतलब के लिए लड़ रहा है। भाई साहब ये गोरे हैं और ये गोरे कब कहां पर कौन सी चाल चल दें किसी को समझ नहीं आता है। आइए पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई की तरफ चलते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और तालिबान यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक जगह है कुनार बाजौर। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बॉर्डर माना जाता है, लेकिन इस बॉर्डर पर किसी तरह की कोई बाड़ लगी हुई नहीं है, पूरा मैदान पड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की सेना यहां पर कई बार बाड़ लगाने की कोशिश कर चुकी है, जिसका विरोध तालिबान की सेना ने बहुत बार किया है। आज भी पाकिस्तान की सेना कुनार बाजौर सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसके विरोध में तालिबान की सेना ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसके बाद पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई और अब युद्ध जैसे हालात इस बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहे हैं। अभी शाम 8 बजे के करीब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी भी यही खबर आ रही है कि दोनों की सेनाओं के बीच अभी भी लड़ाई हो रही है, गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही है। इसी बीच दोनों देशों के जो बड़े अधिकारी हैं
उन लोगों ने आपस में बैठकर बात करना भी शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि यह लड़ाई खत्म होती है या फिर ऐसे ही बढ़ती जाती है। दरअसल तालिबान का मानना यह है कि ये जो डूरंड लाइन, जिसको पाकिस्तान कहता है कि डूरंड लाइन है ये, और यहां पर हम बाड़ लगाएंगे, तालिबान कहता है कि ये डूरंड लाइन अंग्रेजों की बनाई हुई है, लिहाजा हम इस लाइन को नहीं मानते हैं। इस डूरंड लाइन से लेकर पेशावर तक पूरा इलाका अफगानिस्तान का है। आप ये जो डूरंड लाइन बनाने की बात करते हो और यहां पर बाड़ लगाने की बात करते हो, ये बिल्कुल गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। ये सारा एरिया हमारा है, आप यहां पर बाड़ लगाने की कोशिश ना करें। इसी को लेकर पहले भी कई बार तालिबान और अफगानिस्तान की सेना के बीच लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आज फिर एक बड़ा झगड़ा दोनों की सेनाओं के बीच हो रहा है। तो पहले पाकिस्तान और ईरान के बीच लड़ाई हो गई, अब तालिबान और पाकिस्तान दोनों भिड़ गए। फिलहाल खबर आ रही है कि तालिबान को अमू नदी के अंदर 18 तेल के कुएं मिले हैं और इन तेल के कुओं से चाइना की मदद से तालिबान तेल निकालना शुरू भी कर चुका है। रोजाना इन 18 तेल के कुओं से तालिबान चाइना के साथ मिलकर 1100 टन तेल निकाल रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है तालिबान के लिए और ये तालिबान को काफी फायदा पहुंचाएगी कि 18 तेल के कुएं तालिबान को मिल चुके हैं। तालिबान का इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, बहुत सारा पैसा भी तालिबान के अंदर आएगा। लेकिन एक बात तो है कि जब से अफगानिस्तान की सरकार वहां से हटी है, जहां पर अमेरिका का कब्जा रहता था, अमेरिका की सेना वहां पर तैनात रहती थी, जब से तालिबान वहां पर आया है, तालिबान ने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जो अफगानिस्तान की सरकार वहां पर नहीं कर पाई थी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको जो खबर दी थी कि दमिश्क के अंदर इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है, उसमें जो बड़े कमांडर मारे गए हैं ईरान के, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये ईरानी कुद्स फोर्स के सबसे बड़े कमांडर दमिश्क के अंदर थे। इनके साथ 3 और लोगों की मौत हुई है और कई सारे सीरिया के सैनिक भी उस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। दोस्तों, यूनिसेफ की भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा के अंदर 20,000 बच्चों की पैदाइश हुई है। 20,000 बच्चे पैदा हुए हैं और उन 20,000 बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पैदा होते ही मर गए और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, जिनको ठीक से खाना पानी नहीं मिल पा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से अभी एक और बयान आया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अभी भी हम सामान्य युद्ध विराम का विरोध करते हैं, अभी भी हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं गाजा के अंदर। तो व्हाइट हाउस लगातार इस तरह के बयान जारी कर रहा है। दूसरी तरफ दिखावा भी कर रहा है अमेरिका के, हम तो भाई युद्ध विराम चाहते हैं, हम फिलिस्तीन को अलग देश बनाना चाहते हैं। तो ये सब की सब ड्रामेबाजी चल रही है। दोस्तों, खबर आ रही है कि इजराइल के एक ड्रोन ने लेबनान के अंदर एक कार को टारगेट करके अटैक किया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। दक्षिणी लेबनान के अल बुर्ज, अल शेमाली और अल बजौरी के बीच एक कार जा रही थी। उस कार पर इजरायली ड्रोन ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से उस कार में ब्लास्ट हो गया और उसके अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, उन दोनों की मौत हो गई है। शुरुआती रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस ड्रोन ने टारगेट करके इस कार को टक्कर मारी है। अभी तक यह पूरी खबर सामने नहीं आई है कि आखिर इस कार के अंदर कौन बैठा हुआ था। जब इजरायली ड्रोन ने टारगेट करके इस कार पर अटैक किया है, तो हो सकता है कि इसमें हिजबुल्लाह का कोई बड़ा सैनिक या बड़ा कमांडर बैठा हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारे रिपोर्ट को पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नया खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।